Hello everyone. So in this segment, just we are going to start the application part of trigonometry. As you already know that we have finished with the basic part of trigonometry. जो trigonometry का basic part है वो already हम खत्म कर चुके हैं और अब हमारा टारगेट है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश करना। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है, पर ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अभी तो सिलेबस बहुत सारे टॉपिक डिलीट किए हैं सीबीएसई ने, स्टिल ये टॉपिक जो है ये एक्सरसाइज अभी भी सिलेबस में एग्जिस्ट करती है। और इससे एक बात तो ये कि ये अभी भी सिलेबस में है, दूसरी बात ये कि इसमें से जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी नहीं हर बार आता है, हमेशा आता है और हमेशा फुल मार्क्स में आता है। ऑलवेज यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 9.1 इन सेक्शन डी। हमेशा आपको सेक्शन डी में यानी कि 4 मार्क्स में, या फिर बहुत छोटा क्वेश्चन हुआ तो 3 मार्क्स में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हो कि एक तो सिलेबस डिलीट होने के बावजूद भी ये एक्सरसाइज डिलीट नहीं की गई एंड ये हमेशा फुल मार्क्स यानी कि ये आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करता है बोर्ड में। एक ही एक्सरसाइज है, टोटल 16 क्वेश्चन है, बट ऑल क्वेश्चन आर वेरी गुड एंड ट्रिकी लाइक एक्सरसाइज 8.4 विच एवर वी हैव ऑलरेडी डन। किसी को अगर बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेसिक पार्ट इसके पहले मैंने करवाया है, आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखो तो वो बेसिक पार्ट जो है वो उसका कंसेप्ट आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक्स थोड़ी बहुत आती है तो फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस दैट इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इसे समझना भी है आपको ढंग से, क्योंकि बोर्ड में आपको एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कि व्हाट इज हाइट एंड डिस्टेंस। अब द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट व्हाट इज हाइट एंड डिस्टेंस, इसका जो नाम है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना यथा नामे तथा गुणे, इसका नाम अपने आप में ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि व्हाट डज इट फिजिकली मीन। इसका बेसिकली मतलब क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे टॉपिक में यानी पूरे 16 के 16 क्वेश्चन में जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट हाइट और डिस्टेंस आर साइमल्टेनियसली विथ हाइट एंड डिस्टेंस बोथ। या तो आपको ये कोई क्वेश्चन दे देंगे और उसमें बोलेंगे हाइट कैलकुलेट करो, या तो कोई क्वेश्चन दे देंगे बोलेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करो, या कोई क्वेश्चन दे देंगे बोलेंगे कि हाइट और डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करो। अब किस तरह का हाइट हमसे कैलकुलेट करवाएंगे, जो मैंने बेसिक पार्ट था उसमें जरा सा क्लू दिया था कि बेसिकली जो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या कि जैसे कई बार होता है कि फिजिकली बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी होती है या बहुत सारे टावर ऐसे होते हैं कि जिनका फिजिकली यानी कि इंची टेप से अगर आप उसका लेंथ या हाइट मेजर करना चाहो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता, और समटाइम्स इट बिकम टू मच टेडियस और टू मच लेंदी। कोई आप पता चला कि कोई ऐसी बिल्डिंग है उसका आप अगर सपोज दैट यू हैव टेकन अ मीटर एंड यू आर जस्ट गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग और एनी टावर, तो आप कई बार मेजर तो कर लोगे पर इतना टाइम और मनी एनर्जी खर्च हो जाएगा कि जो कि फिजिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा। और कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लो आप घर के बाहर खड़े हो और आपने एक एरोप्लेन देखा जो उड़ता हुआ जा रहा था, आपने देखा एरोप्लेन जा रहा है, आप अंदर गए, आपने अपनी छोटी बहन को बुलाया, छोटी बहन जब तक आई तब तक एरोप्लेन और आगे जा चुका था। अब अगर आप ये पता करना चाहते हो ठीक कि एरोप्लेन पहले जहां था जब आपने देखा था और जब थोड़ी देर बाद आपकी सिस्टर बाहर आई तब आपने देखा कि एरोप्लेन कहां पहुंचा, तो पहले एरोप्लेन की जो सिचुएशन थी और अभी जो करंट सिचुएशन है उसके बीच की डिस्टेंस इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट देन इट इज वेरी टफ टास्क। उसको आप प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। या फिर आप कोई एग्जांपल लो, सपोज दैट यू हैव टेकन एग्जांपल, सपोज दैट इफ यू आर फ्लाइंग अ काइट, अगर आप एक पतंग उड़ा रहे हो तो ये पतंग कुछ देर बाद अभी यहां उड़ रही है, थोड़ी दो मिनट या 1 मिनट बाद थोड़ी दूर विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ विंड ये थोड़ा सा आगे और ट्रेवल कर जाएगी। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम बना के बताऊं, जैसे सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर, ठीक है, और एक आप फ्लाइट उड़ा रहे हो, ये एक पतंग है जिसकी डोर सपोज दैट आपके हाथ में, तो कुछ देर बाद विद द हेल्प ऑफ एयर ये ट्रेवल करेगी। अगर हवा इधर से इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है तो ये ट्रेवल कर जाएगी, कुछ देर बाद ये कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। तो सपोज दैट इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट कि ये पहले कहां थी, मान लो ये पहले यहां थी, आप यहां खड़े थे और आपसे ये इतनी डिस्टेंस पे थी, अब ये यहां पहुंच गई, यानी अगर आप इफ यू आर विलिंग टू नो
दैट हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड सो फार। अब इसने कितना दूरी ट्रेवल कर लिया इतनी देर में, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। या कई बार ऐसा होता है, जैसे कई बार कोई बिल्डिंग ऐसी होती है जिसका हाइट कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा टेडियस होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे आप कोई सपोज दैट इफ यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एनी रिवर और एनी सी, अगर आप किसी सी के बीच पे बैठे हो या फिर कोई आप रिवर के किनारे खड़े हो, तो पानी में डोरी लगा के तो नदी की लंबाई नापना फिजिकली पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो उसमें भी कई बार ये हाइट एंड डिस्टेंस हमारा यूज करता है, हो जाता है किसमें, हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। तो ये तो हुआ, बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं, बहुत सारे टावर होते हैं, दो बिल्डिंग या एक बिल्डिंग है, एक टावर है, उसके बीच का डिफरेंस आपका निकालने का मन हो गया, तो ये वहां पे हमको हेल्प करेगा, ठीक है। कई बार एरोप्लेन ट्रेवल कर रहा है, एरोप्लेन आपने देख तो लिया पर वो जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, तो जमीन से अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि एरोप्लेन को होल्ड ऑन, एरोप्लेन वहीं पे रुक गया और आपने एक रस्सी निकाली और आपने उसका लेंथ मीजर कर लिया या हाइट मीजर कर लिया कि एरोप्लेन धरती से या फिर अर्थ से या फिर धरातल से एट व्हाट हाइट एक्चुअली इट इज फ्लाइंग। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो वो सब में हमारा ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ फंडामेंटल या फिर आप कहो कि कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताता हूं, जो इस पूरे 15 से 16 क्वेश्चन में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, अगेन एंड अगेन इन द क्वेश्चन यू विल यूज, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे एक दो एंगल आपको, अगर आप इसमें महारथी बनना चाहते हो तो दो एंगल आपको समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो मैं बताता हूं, उससे पहले थोड़ी सी एक और चीज बताता हूं बेसिक, जो अभी हमें यूज होगा। कैसे, देखो, जैसे दो अगर लाइन की बात करो, लाइन से पहले मैं अगर आपको एक जरा सा क्लू दूं, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट, आपने बचपन में पढ़ा होगा ज्योमेट्री पार्ट में, जस्ट यू ऑलरेडी स्टडीड। व्हाट इज लाइन, लाइन इज बेसिकली नथिंग, यू कैन से दैट ऑन द बोथ साइड इट इज हैविंग द साइन ऑफ एरो। लाइन समझ लो कि एक ऐसी चीज जिसके दोनों छोर पे तीर का निशान होता और द लेंथ ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड, यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन, मतलब द साइन ऑफ एरो इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट गोइंग टू एंड ओवर हियर और इट इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर। ये जो तीर का साइन इधर उधर बना है, ये बेसिकली अपने आप में ही यही बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि इसकी लंबाई को आप मीजर नहीं कर सकते। जैसे आप मीजर करोगे, ये तीर यही बता रहा है कि ये आगे बढ़ने वाला है और आगे बढ़ने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। मतलब जो लाइन होती है उसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है, द लेंथ ऑफ अ लाइन यू कैन नॉट मीजर प्रैक्टिकली, ठीक है। बट सपोज दैट यू हैव टेकन, सपोज दैट इफ यू हैव टेकन द डेफिनेट पार्ट ऑफ अ लाइन, अगर आपने यहां से ऐसे काट दिया तो द डेफिनेट पार्ट ऑफ अ लाइन इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट। ये इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इसका इस तीनों का डिटेल में यूज ज्योमेट्री में पढ़ोगे, पर यहां पे भी हमें थोड़ा सा यूज है, इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये हो गया लाइन, लाइन मतलब उसके दोनों तरफ तीर का निशान होगा, उसकी लंबाई को आप मीजर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसकी लंबाई अनंत होती है, ठीक है। और उसी लाइन का एक फिक्स्ड पार्ट या फिर डेफिनेट पार्ट, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन का ही एक निश्चित हिस्सा क्या कहलाता है, रेखा, यानी रेखाखंड, ठीक है। रेखा मतलब अ लाइन जिसकी लंबाई को आप मीजर नहीं कर सकते, रेखा का ही डेफिनेट पार्ट यानी निश्चित पार्ट, उससे हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड, ठीक है। अब कोई एक और चीज जो रे था उसके साथ में ही मैं यहां पे बता देता हूं, हालांकि उसका यूज नहीं है, ठीक है। रे किसे बोलते हैं कि जिसके दोनों तरफ एरो का निशान नहीं होगा, केवल एक ही तरफ एरो का निशान होगा। ऑन द वन एंड इट इज हैविंग द साइन ऑफ एरो, ऑन द अदर हैंड इट इज हैविंग द साइन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। But in case of line, on the both end, it is having the sign of arrow. It didn't have any fixed point on the either corner. किसी भी कोने पे आपको कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ लाइन। तो यहां पे ना मैं रे की बात कर रहा हूं, ना ही मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं, जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाइन, ठीक है। लाइन, अब लाइन मैंने आपको बेसिक बताया, लाइन भी हम यहाँ पढ़ने नहीं वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डील विद लाइन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लाइन से हमें हेल्प मिलेगी किसको, पैरेलल लाइन समझने में। व्हाट इज पैरेलल लाइन, व्हाट इज पैरेलल लाइन, अ पेयर ऑफ लाइन
मतलब एक लाइन नहीं, दो लाइन, पेयर ऑफ लाइन मतलब जोड़ा, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन, या फिर आप कपल बोलो, ठीक है। अ पेयर ऑफ लाइन, ऐसी दो लाइन, अ पेयर ऑफ लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिमेन कांस्टेंट और विल रिमेन कांस्टेंट। अ पेयर ऑफ लाइन इन द डिस्टेंस बिटवीन विच शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब ऐसी दो लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो हमेशा हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, ठीक है, यानी अनंत काल तक। सपोज दैट इफ यू आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस लाइन, they are not going to intersect each other, they are not going to meet each other, वो एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं। ऐसी दो लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अब मैंने आपको पहले लाइन बताया, फिर पैरेलल लाइन बताया, मैंने पैरेलल लाइन, व्हाई आई टोल्ड यू पैरेलल लाइन, यहां पे यूज होगा क्या। अब मैंने आपको पैरेलल लाइन समझा दिया, ऐसी दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को काटे ना, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी एक दूसरे को चूम के ना जाए, ठीक है। अगर सपोज दैट दिस इज अ पेयर ऑफ लाइन, दैट इज नथिंग बट पैरेलल लाइन। अगर ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस यहां नहीं, अनंत तक आप बढ़ाते चले जाओ, कभी भी उनके बीच की डिस्टेंस कम या ज्यादा ना हो, फिक्स रहे, तो ऐसी दो लाइन को या फिर ऐसी पेयर ऑफ लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और अगर ऐसी दो लाइन है जिनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, और उसको एक कोई तीसरी लाइन आके काट के चली गई, जैसे सपोज दैट ऐसी कोई लाइन, ठीक है, मैं बार बार एरो का साइन नहीं बना रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज नॉट लाइन सेगमेंट, ठीक है, मैंने केवल एरो का साइन बनाया नहीं है, बल्कि लेकिन फिर भी मैं बात किसी कर रहा हूं, लाइन की ही कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर थर्ड लाइन, सपोज दैट अ पेयर ऑफ लाइन यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन, एंड इफ द थर्ड लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट ऑलरेडी ड्रॉन अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ऑलरेडी ड्रॉन जो आपने पहले से एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन खींच रखा था, अगर कोई तीसरी लाइन आई और उसको काट के चली गई, तो इन दिस केस एक्चुअली यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी एंगल, आपको बहुत सारे एंगल मिलेंगे। उन सारे एंगल को क्या बोलते हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से एक पार्ट हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा। कौन सा पार्ट, एक अ पेयर ऑफ एंगल बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज इन हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरह से जो हमको बहुत सारे एंगल मिलेंगे, मैं सारे एंगल को तो केवल रफली बताऊंगा, जिसे हम डील करेंगे उसे थोड़ा डिटेल में या फिर हिट करके आपको समझाऊंगा। ये जो एंगल होता है बेसिकली, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ये जो तीसरी लाइन काट के जाती है इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्जल। हिंदी में मीडियम वाले इसे क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्जल, ठीक है। द थर्ड लाइन इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्जल। ये दोनों लाइन, ये दो एंगल जो बनेंगे, जो ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में बनाएंगे पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के साथ, ये एंगल और ये एंगल, इसे बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। इन द सिमिलर फैशन जो इधर और इधर बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे ये और ये, दिस इज ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग, ये और ये, दिस इज ऑल्सो व्हाट, करेस्पॉन्डिंग, ये और ये भी क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज आपको बताने वाले हैं, जैसे ये हो गया पेयर ऑफ लाइन, दैट इज पैरेलल लाइन, थर्ड लाइन इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। जो ये एंगल होता है बच्चे, ये और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल कब बनेगा, जब कोई पेयर ऑफ लाइन को एक ट्रांसवर्सल या फिर तीसरी लाइन या फिर एक कोई त्रियक रेखा काट के चली जाए, तो पहले वाले पेयर ऑफ लाइन, अगर ऐसा डायग्राम आपको कहीं बनता दिख जाए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, और कोई अगर ये भी पूछे तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे, जैसे कौन सा, ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा हम नहीं बता सकते, पर ये और ये इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। कई बार हम इसको यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और हम हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ मूव करते हैं। आप यहाँ पे यूज कर लो, याद कर लो, अच्छे से समझ लो। ऑल्टरनेट, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल वी आर गोइंग टू यूज ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस इन ऑल द 16 क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। अब जैसे मान लो आप खड़े हो, सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे एक टावर है। अब इस टावर के जो है टॉप को या फिर पीक को आपने देखा, तो जब आप देखो, जो देखेगा, क्वेश्चन में बार बार ये उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी आंख होगी, तो बेसिकली जो बंदा देखेगा उसे ये बार बार क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिससे आप इस
बुक में या जो क्वेश्चन डील करो तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो कि व्हाट इज ऑब्जर्वर, क्या लिख दिया, ठीक है। या कई बार आप वो बोलेंगे क्वेश्चन में कि एक आदमी है जो टॉवर को देख रहा है, तो आदमी को ही ऑब्जर्वर बोलेंगे, ऑब्जर्वर नहीं बोलेंगे, कई बार आदमी बोलेंगे या फिर कुछ और चीज बोलेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर होगा इसका मतलब कि वो वहां से देख रहा होगा, ठीक। दूसरा, जैसे जब आप यहां से किसी भी चीज के अगर आप टॉप को देख रहे हो तो वहां से एक जो इमेजिनरी लाइन आप समझ लो ऐसे मिला दिया हमने, और यहां से एक लाइन ऐसे ऐसे मिला दिया, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल या फिर धरातल या फिर अर्थ, जहां पे आप खड़े हो बेसिकली। तो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन आप कई बार मैंने आपको एक टर्म बताया, व्हाट आई टोल्ड यू, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड व्हाट इज ऑब्जर्वर, ठीक है। ये लाइन जो होती है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, SIGHT, ठीक है। व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, जो ऑब्जर्वर है उसके आई से जो बिल्डिंग है या टावर है उसके टॉप के बीच की लाइन, इमेजिनरी लाइन, या फिर ऑब्जर्वर के आई को और बिल्डिंग के टॉप को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। और ये एंगल क्या होगा, इसे हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरे 15 के 15, 16 के 16 क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जर्वर की आंख से जो पीक या फिर टॉप के बीच की जो जोड़ेगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। यानी अब दूसरा एक और टर्म आ रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको समझाएंगे। हमेशा आप ऐसे याद रखो कि जब ऑब्जर्वर अपनी मुंडी ऐसे ऊपर करके देखे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब ऑब्जर्वर अपनी मुंडी नीचे करके देखे, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे, सपोज दैट आप कहीं बिल्डिंग पे या टावर पे आप खड़े हो और ग्राउंड में कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे करके देखोगे। जब आप ऐसे करके देखोगे तो आपका लाइन ऑफ साइट, फुटबॉल अगर नीचे पड़ा होगा तो ऐसे जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कहाँ है, ऐसे है। तो ये जो एंगल बनेगा बेसिकली उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और जब आप ऊपर की तरफ ऐसे देखोगे, सपोज दैट यू हैव टेकन योर हेड अप, दैट इज ऑन द अप साइड, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली अगर बिल्डिंग ऊंचे है तो हम ऐसे करके देखेंगे, हॉरिजॉन्टल तो यही होगा और लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ऐसे होगी। तो इसके बीच में बेसिकली जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं इस पे ज्यादा वाई आई एम टेकिंग a bit more time over here since angle of elevation and angle of depression is very important, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बताता हूं, जब आप कहीं पे भी होंगे और आप किसी भी चीज का पीक या फिर पिनाकल या फिर टॉप या फिर जेनिथ, ठीक है, देख रहे होंगे, ठीक है। सारी चीज सिनोनिम है, मैं टॉप के ही कई वर्ड बता रहा हूं आपको। अगर किसी भी बिल्डिंग का पीक या फिर टॉप आप देख रहे हो तो यहां से, जहां से आप देख रहे हो, अगर देखने के लिए आपको अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल और उस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। और पता चला कि आप ऑलरेडी कहीं ऊपर खड़े हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग में या फिर अपने बालकनी में खड़े हो और यहां हॉरिजॉन्टल पे कोई फुटबॉल पड़ी है, अब आप इसको देख रहे हो, तो इस केस में जो एंगल बनेगा किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। हॉरिजॉन्टल यहां कहां है, हॉरिजॉन्टल तो बेसिकली यहां है, इसके पैरेलली हम इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। और इसके बीच में ये जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल है और ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देयर आर अ ग्रेट डिफरेंस, देयर आर अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप द थिंग्स इज बिकमिंग क्लियर फॉर यू, ठीक है। देयर आर अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। बाबा ये एंगल जो होगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, पर सिंस दिस लाइन एंड दिस लाइन इज नथिंग बट बेसिकली अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, और इस लाइन को द थर्ड लाइन, ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये ऐसे कुछ डायग्राम बन गया ऐसे, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, दीज बोथ लाइन इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन,
ठीक है। एंड दिस थर्ड लाइन और द लाइन ऑफ साइट इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, ये एक त्रियक रेखा का काम कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन होगा आप मुझे बताओ। ये एंगल में रिलेशन होगा ऑल्टरनेट एंगल का। तो ये एंगल हमारे कई बार या लगभग ज्यादातर बार ये कभी काम नहीं आएगा। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा हमें हर बार इसी अंदर जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर वाले एंगल से ही काम चलेगा। अंदर वाले एंगल से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। अंदर वाला जो एंगल होगा वही बार बार लगभग हर बार हमारा हेल्प करेगा। पर फिर भी जो जब कई बार ये नहीं दिया होगा तो हमें क्वेश्चन में या फिगर में या डायग्राम में ढूंढना पड़ेगा उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर दिया होगा। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू कैलकुलेट ऑल द डाटा व्हाट बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर, बट विद द प्रॉपर्टी और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ एंगल पैरेलल लाइन ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो अगर ये 30 डिग्री दिया होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 30 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। यूज हम ये करेंगे पर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या बिना जान के या जानबूझ के अगर आप इस ये वाली एंगल की वैल्यू यहां लिख दोगे तो भी आपकी वैल्यू तो सही सही कैलकुलेट हो जाएगी, आपको आंसर भी करेक्ट आ जाएगा, पर आपका मेथड करेक्ट नहीं होगा। जब आप डिटेल प्रोसेस सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पे जो टीचर होगा वो प्रोसीजर का 1 या 2 मार्क्स या हाफ मार्क्स डिडक्ट कर देगा। ठीक है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा और राइट एंगल ट्रायंगल इधर बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल रखना पड़ेगा जिससे ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर की एक एंगल की वैल्यू आपको पता चल जाए, जिससे आप साइन कॉस टेन लगा के इसमें हाइट या डिस्टेंस जो भी आप चाहो वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है। और ये एंगल दिया होगा, ये एंगल उसके इक्वल क्यों होगा, ऑलरेडी मैंने आपको पेयर ऑफ पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी बताई, ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं बिकॉज दैट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर इन डेप्थ इन द ज्योमेट्री इटसेल्फ एंड वी आर नॉट डीलिंग हियर इन ज्योमेट्री, वी आर डीलिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो मैं केवल इसी को डिटेल में बताया, बस केवल ऑल्टरनेट एंगल मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया। आई होप कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि ऑब्जर्वर, लाइन ऑफ साइट, ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको क्वेश्चन में कई बार या बार बार देखने को मिलेंगे। लाइन ऑफ साइट मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है। जब आप कोई बिल्डिंग के टॉप को या फिर बिल्डिंग के बॉटम को, जिस भी बिल्डिंग को या जिस भी चीज को आप देख रहे हो वो इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। हमारी आंखों से और उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाली जो डॉटेड होगी या इमेजिनरी लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल अगर ग्राउंड लेवल पे है तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम टॉप से बॉटम में रखी या पड़ी किसी चीज को देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनाएगी। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ज्यादातर बार बराबर होंगी बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। पर वो बराबर क्यों होंगे वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप डिटेल में डील करोगे तो यू हैव टू मेंशन द रीजन एज वेल एल्स यू विल डिडक्ट योर मार्क। ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो मैं वहां पे थोड़ा टाइम लेके आपको समझाता चलूंगा। तो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। फ्रॉम द बुक इटसेल्फ जस्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ सर्कस आर्टिस्ट। अ सर्कस आर्टिस्ट, कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है। अब वर्टिकल पोल बोला, मैं आपको बता दूं इस लाइन को हम बोलते हैं, जैसे ये बोर्ड है तो ये जो है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल है और इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। दैट इज दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल। इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रोबेबली यू हैव स्टडीड। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है। तो देखो इस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने पे ही डिपेंड है। अगर आपने डायग्राम एक बार अच्छे से बना दिया समझ के, इस वजह से जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब क्वेश्चन दिया नहीं, आप तुरंत फटाफट स्टार्ट हो जाओ उसको सॉल्व करने के लिए, आप स्टार्ट हो जाओ। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके लिए होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपने क्वेश्चन दिया, देखा और जस्ट यू स्टार्टेड टू सॉल्व इट। ठीक है। बट देयर आर सम क्वेश्चन जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो उसमें 4 मिनट अगर आपको वो क्वेश्चन करने में लगाना है तो 2.5 मिनट, इट मीन्स मोर देन हाफ टाइम यू हैव टू
take for what? You have to take more than half the time for reading or observing the question. Just read the question, formulate the question and try to draw that diagram. Basically it means एक बार अगर आपका करेक्ट डायग्राम बन गया देन यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम। फिर लास्ट में जो आधा मिनट या 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट लगेंगे, क्योंकि साइन कॉस्ट है तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसको बिल्कुल बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिगो में, सपोज इट इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम देन प्लीज रेफर लेक्चर नंबर 1, ठीक है। इसी जो है आप सीरीज में अगर आप बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिगो में लेक्चर नंबर 1 टाइप करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। वहां पे सारे जो साइन कॉस्ट है, क्योंकि अगर आपको साइन कॉस्ट टेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिक्कत है तो ये एप्लीकेशन पार्ट है, आपको यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। तो वर्टिकल पोल है, मैं आपको समझा रहा हूं, वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल मतलब ऐसा कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है और एक रस्सी इन्होंने बांध रखा है कहीं जमीन पे, ठीक है। यहां पे कोई कील वगैरह होगी जहां इन्होंने फंसा रखा होगा, ठीक है। और ये पोल के टॉप से इन्होंने स्ट्रेच करके या खींच के तान के बांध रखा है। जैसे कई बार हम लोग टेंट वगैरह लगाते हैं तो वहां पे टेंट को रोकने के लिए इधर या उधर इधर से रस्सी निकाल के और कोई पिन वगैरह या जमीन में हम कोई जगह करके वहां पे उसको पेनिट्रेट करते हैं जिससे वो टाइट रहे, जो टेंट रहे, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, इसलिए फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको हड़बड़ाना नहीं है कि 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, टाइम बीत रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनका 80% टाइम केवल क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, ऑब्जर्व करने में, फॉर्मुलेट करने में, डायग्राम बनाने में जाता है, जो कि जाना चाहिए, जो कि रीजनेबल है। वंस यू हैव डन विद द फॉर्मुलेशन पार्ट you can say that question must be done or question will be done automatically willingly, you won't get any problem, ठीक है। कई बार होगा कि 80% जो क्वेश्चन का टाइम होगा आपको सॉल्व करने में नहीं बल्कि रीड करने में जाएगा, और एक बार आपने अच्छे से रीड कर लिया, समझ लिया, अगर डायग्राम आपने बना लिया, ये उसी तरीके का टॉपिक है, तो बस आपको अब मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, उसमें साइन कॉस टेन या कोई प्रॉपर्टी यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको फटाफट जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। ये बोल रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि वो पतली रस्सी पे भी चलने के आदी होते हैं, ठीक है। इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ, ये रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है। इस पे कोई कलाकार है या फिर कोई आर्टिस्ट है जो इस पे चल रहा है, कई लोग ट्रेंड होते हैं इस पे जो चल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये टॉप है, ये इसे बोलो, ये क्या है वर्टिकल पोल, ठीक है। वर्टिकल वैसे ही उसने बोल दिया तो आपको समझ में आ जाएगा, वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ये क्या हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। इस ग्राउंड लेवल से, ठीक है, जो पोल है उसका जो टॉप है कितना बना रहा है 30 डिग्री। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हमें वर्टिकल पोल की हाइट बतानी है। सपोज दैट वी हैव टेकन दैट द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज नथिंग बट h, कुछ नहीं है, बस फटाफट हो जाएगा। कैसे, देखो ये 20 मीटर दिया हुआ है, यानी जो रस्सी है जिसपे वो कलाकार या आर्टिस्ट ट्रेवल कर रहा है उसकी क्या लेंथ दी हुई है 20 मीटर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, जो ऐसे खंभा होगा, गड़ा होगा धरती में, ठीक है, और एक रस्सी है जो वर्टिकल पोल के टॉप से और जमीन के किसी कॉर्नर पे जिसकी लंबाई 20 मीटर है वो बांधी हुई है या एक तरफ उसको पेनिट्रेट करके रखा हुआ है, और जो रस्सी है वो ग्राउंड लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ हाउ मच एंगल, बेसिकली इट इज मेकिंग नथिंग बट 30 डिग्री। अब आप बताओ ये एंगल ऑफ एलिवेशन है डिप्रेशन, बेसिकली ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप एज्यूम करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप नहीं खड़े हो, फिर भी आप एज्यूम करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो अगर आप इस पोल का अगर आप पीक देखोगे तो आपको ऊपर सिर अपना ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब आप ऊपर देखोगे तो उस केस में जो बनेगा एंगल, ये क्या होगा, ये 20 मीटर वाली जो लाइन है ये क्या है, ये है बेसिकली नथिंग बट लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कुछ नहीं करना है, वर्टिकल हाइट पोल निकालना है। तो अब आप एक
या 10 सेकंड के लिए सोचो कि आपको ये डाटा निकालना है, या यू हैव टू कैलकुलेट। देखो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट the side of right angle triangle, you have to calculate this side of right angle triangle, and you are already having this side, that is you are already having hypotenuse, ठीक है, and this is nothing but theta. In the lecture number 1 I told you in a very elaborative manner that how to calculate P or how to calculate B, what is perpendicular, what is base, उसे कैसे कैलकुलेट करें, कैसे समझें कि किसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, कैसे बेस लेंगे। अगर आपको ये समझने में या ये क्लियर करने में कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, ये नहीं समझ में आता, तो आप बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 1 रेफर करो, आप सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर 1 इसका मिल जाएगा। और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, ये आप कैसे समझें, ठीक है। यहाँ पे तो देखो ये जो एक्यूट एंगल बन रहा है, इसके सामने यानी इसी को हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। इसे हम देखेंगे नहीं, डील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप फटाफट देखो, अगर ये दिया है, ये दिया है, तो आप कोशिश करो कि ये हमें कैलकुलेट करना है। ये दिया है परपेंडिकुलर इज, यू हैव टू कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज, दे हैव गिवन ऑलरेडी। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो फटाफट जिसमें ये दोनों आता हो और विद द हेल्प ऑफ एंगल, जिससे कि आप उसे कैलकुलेट कर पाओ। तो क्या क्या आएगा, देखो ये P बाई एच, तो ये क्या होता है साइन थीटा, इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट इज गिवन 30 डिग्री, साइन 30 इज व्हाट, नथिंग बट P बाई एच, परपेंडिकुलर इज H, और ये H क्या है, हाइपोटेन्यूज। आप दोनों H में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा H बाई 20, साइन 30 की वैल्यू ये मैंने पहले आपको बताया है क्या होगा, 1/2 इज H बाई 20। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, हाइट ऑफ द पोल बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये H है तो इसे आप X ले लो, क्यों, क्योंकि यहां पे भी H है, ये एक्चुअली कैपिटल H है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। हाइट मैंने क्या ले रखा है, X ले रखा है, तो यहां पे आप क्या लिख दो, X लिख दो, ठीक है। हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल जस्ट आई हैव कंसीडर्ड, व्हाट आई हैव कंसीडर्ड, X, यही X तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पे X ले लो। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 मीटर। यूनिट देख लेंगे, अगर ये मीटर होगा तो ये भी मीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है, और भी जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन के साथ साथ ही आई विल ट्राई अप टू माई बेस्ट लेवल कि वहां पे कोई ऐसा टॉपिक आए तो मैं उसके साथ पैरेलली आपको और बता दूंगा, जिससे कि आपको और दिक्कत ना आए। बेसिक टर्मिनोलॉजी तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से बताऊं, ठीक है। तो आप करते रहें, लगे रहें, मेहनत करते रहें, अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं है, और फिर जल्दी से मिलते हैं। ये इसमें 15-16 क्वेश्चन है। अब इस पार्ट में तो मैं केवल एक ही क्वेश्चन करवा पाया हूं, अगले पार्ट में मैं जल्दी से आपको 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि 2-3 लेक्चर में जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन बताना था, समझाना था, इसलिए आई हैव टेकन ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू।